नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, हम सभी जानते हैं, हम अपनी इस वीडियो सीरीज में चर्चा कर रहे हैं एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के दृष्टिकोण से यूनिट 7 के बारे में। सोर्स हमारा है परीक्षा धाम पब्लिकेशन की विज्ञान एवं पर्यावरण शीर्षक वाली पुस्तक। दोस्तों, इस सीरीज के इस विशेष वीडियो में हमें शुरुआत करनी है खाद्य प्रसंस्करण टॉपिक की, जिसके अंतर्गत हमें जानना है कि आखिर फूड प्रोसेसिंग खाद्य प्रसंस्करण है क्या। इसके विभिन्न चरणों की हमें बात करनी है, इसके स्टेप्स की बात हम करेंगे। इसके अलावा प्रमुख खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की बात करेंगे। फूड प्रोसेसिंग जो इंडस्ट्रीज हैं उनकी चर्चा भी हमें करनी है। इसके महत्व को जानेंगे, पूर्ववर्ती और अग्रवर्ती आवश्यकताएं जिन्हें हम अप स्ट्रीम या डाउन स्ट्रीम आवश्यकताएं कहते हैं, वो क्या होती हैं, उनकी चर्चा करेंगे। फिर खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित आयोग एवं संगठनों को देखना है। इसके अलावा योजनाएं व प्रयास जो भी किए गए हैं सरकार के द्वारा खाद्य प्रसंस्करण को लेकर, उनकी चर्चा की जाएगी। फिर स्पेसिफिकली हम मध्य प्रदेश के अंतर्गत भी फूड प्रोसेसिंग को जानने का प्रयत्न करेंगे। फिर भारत व मध्य प्रदेश में बागानी उत्पादन की बात होगी। फिर अंत में भारत के मेगा फूड पार्क की चर्चा करेंगे। ठीक है, खाद्य प्रसंस्करण क्या होता है से लेकर मेगा फूड पार्क तक की हम अपनी इस जर्नी को इस वीडियो में समेटने का प्रयास करेंगे। बस आप अपना साथ बनाए रखें। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि एक्चुअल में खाद्य प्रसंस्करण होता क्या है। ध्यान रखें, कच्चे खाद्य सामग्री को खाद्य उत्पादों में परिवर्तित कर एक लंबे समय तक खाने योग्य बनाए रखना खाद्य प्रसंस्करण कहलाता है। यहाँ दो स्टेप होते हैं दोस्तों, दो चीजें ध्यान रखनी है। पहली बात तो ये कि जो कच्ची खाद्य सामग्री है जिसको हम डायरेक्ट नहीं खा सकते, उनको खाने योग्य पदार्थों में परिवर्तित करना, पहली चीज। दूसरी चीज, उन खाद्य पदार्थों को जो हमने कच्ची सामग्री से बनाए हैं उनको लंबे समय तक खाने योग्य बनाए रखना। फॉर एग्जाम्पल, टमाटो केचप आप सबने उपयोग जरूर किया होगा। तो टमाटर से डायरेक्ट टमाटर यदि आप पेड़ से तोड़ेंगे तो उसे आप केचप के रूप में इस्तेमाल तो कर नहीं सकते। केचप बनाने के लिए अलग एक प्रक्रिया होती है, उससे केचप बनाया जाता है। तो केचप बन जाता है तो खाद्य उत्पाद तो निर्मित हो गया जिसे आप खा सकते हो। घर पे भी हम केचप बनाते हैं, ठीक, लेकिन वो सीमित समय तक चलता है। जब आप उस खाद्य उत्पाद को इस प्रकार से प्रोसेस्ड कर देंगे कि बहुत लंबे समय तक चलने लग जाए, तो फिर ये सारी जो प्रक्रिया होती है उसे हम कहते हैं खाद्य प्रसंस्करण। कि पहले तो कच्ची सामग्री को खाद्य पदार्थों में तब्दील करें और फिर उनको इस प्रकार से प्रोसेस करें कि वो एक निश्चित समय अवधि तक, एक लंबे समय तक, जो प्राकृतिक रूप से वो नहीं चल सकते थे। टमाटर को आप कितने दिन ऐसा रख लेंगे, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, फिर वो खराब हो जाते हैं। लेकिन जो केचप, किसान केचप और अलग अलग ब्रांड के जो केचप आते हैं, उनको जब आप देखेंगे तो बेस्ट बिफोर 6 मंथ या फिर जो भी एक्सपायरी डेट होती है, 6 महीने, 1 साल होती है, 4 महीने होती है, तो जिस चीज को आप 10 दिन तक अधिकतम सुरक्षित रख सकते थे, अब वो प्रसंस्करित होकर इतने लंबे समय तक सुरक्षित रह पा रहा है। इसे हम कहते हैं खाद्य प्रसंस्करण। उम्मीद है आपको चीज समझ में आई होगी। जैसे आलू से चिप्स का निर्माण, दोस्तों ये भी बात हो गई। आम से अचार बनाना, दूध से पनीर बनाना, ये सभी दोस्तों एग्जाम्पल हैं। जो मैंने आपको टमाटर का एग्जाम्पल दिया वो भी एक एग्जाम्पल है, ये भी अलग अलग एग्जाम्पल है। 2-3 एग्जाम्पल आप अपने मन से भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि आखिर खाद्य प्रसंस्करण का जनक किसे कहा जाता है। तो ध्यान रखें दोस्तों, निकोलस एपर्ट का नाम। किनका? निकोलस एपर्ट। ये फ्रांस के वैज्ञानिक हैं, इनका नाम आपको ध्यान रखना है। इन्हें कहते हैं खाद्य प्रसंस्करण का जनक। एक बात और ध्यान रखनी है कि लुई पाश्चर ने अंगूर से शराब संरक्षण का सर्वप्रथम व्यावसायिक प्रयोग किया था। लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण तथ्य है कि खाद्य प्रसंस्करण के जनक कौन है। तो ध्यान रखें, निकोलस एपर्ट। ठीक है,
फिर दोस्तों वर्ष 1988, इस समय सबसे पहले खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय की स्थापना की गई थी। ध्यान रखें, वर्ष 1988 में पहली बार खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय की स्थापना की गई थी। इसके अलावा आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि भारतीय खाद्य प्रसंस्करण अनुसंधान केंद्र तंजावर में है, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। भारतीय खाद्य प्रसंस्करण अनुसंधान केंद्र तंजावर तमिलनाडु में है। 1988 में दोस्तों खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय की स्थापना की गई थी। फिर दोस्तों 1999 में इसे कृषि मंत्रालय के अधीन कर दिया गया था, परंतु 2001 में पुनः इसे स्वतंत्र मंत्रालय का दर्जा दे दिया गया था, इसकी आवश्यकता को, इसकी महत्व को देखते हुए। तो सबसे पहले ध्यान रखना है 1988, इस समय खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय का गठन या स्थापना करी गई थी। फिर दोस्तों 1999 में इसे कृषि मंत्रालय के अधीन लाया, लेकिन फिर लगा कि इसकी महत्व को देखते हुए इसे स्वतंत्र मंत्रालय का दर्जा देना चाहिए, तो 1999 में कृषि मंत्रालय के अंतर्गत लाए थे। फिर सन 2001 में से फिर से स्वतंत्र मंत्रालय का दर्जा दिया गया था। किसे? खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय को। ठीक है, ये तो बात हो गई मंत्रालय की। अब एक फैक्ट और जो यहाँ पर समाचार के पन्नों से निकलकर सामने आता है कि दोस्तों भारत का प्रथम खाद्य सुरक्षा संग्रहालय, ध्यान रखें, तमिलनाडु के तंजावर में खोला गया। दोस्तों यहीं पर तो भारतीय खाद्य प्रसंस्करण अनुसंधान केंद्र की चर्चा हमने करी थी। अब आपको दो दो चीजें यहां से ध्यान रखने के लिए हो गई। अब चलिए बात करते हैं दोस्तों खाद्य प्रसंस्करण के अंतर्गत 3 स्टेप की: प्राथमिक प्रसंस्करण, द्वितीयक प्रसंस्करण और तृतीयक प्रसंस्करण की। सबसे पहले बात करेंगे प्राथमिक प्रसंस्करण की। तो दोस्तों भौतिक स्वरूप में परिवर्तन किए बिना कच्चे माल की गुणवत्ता में सुधार करते हैं। इस प्रक्रिया में सफाई, ग्रेडिंग, कटाई, छटनी आदि विधियों का उपयोग किया जाता है। जैसे कि गेहूं को कटाई के बाद बाजार में बेचना। गेहूं की कटाई करते कई बार तो ऐसा भी होता है, कुछ गेहूं प्रॉपर तरीके से नहीं पक पाते या तैयार हो पाते, तो उनको अलग कर दिया जाता है। हाँ, तो इसको ऊपर छटनी बोल देते हैं। ठीक, तो ये सारी चीजें होती है प्राथमिक प्रसंस्करण के अंतर्गत। इसमें भौतिक स्वरूप में परिवर्तित नहीं किया, गेहूं का जैसा स्वरूप है वैसा ही है। द्वितीयक प्रसंस्करण में जब हम आते हैं दोस्तों, तो इसमें मानव श्रम, मशीन व पूंजी के द्वारा भौतिक स्वरूप में परिवर्तन करके रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा कच्चे पदार्थ को उपयोग योग्य बनाते हैं, जैसे गेहूं से आटा। अब इसमें पहले हम जो चकिया आती थी पत्थर की, उससे पीसा करते थे, आजकल मशीनों से पीसा जा रहा है ना। तो यहां पर दोस्तों क्या हुआ, भौतिक स्वरूप में परिवर्तन हो गया। प्राथमिक संस्करण में ऐसा नहीं हुआ था, भौतिक स्वरूप एज इट इज था, ज्यों का त्यों था। द्वितीयक में क्या हो गया, भौतिक स्वरूप में परिवर्तन हो गया। अब बात करते हैं तृतीयक प्रसंस्करण की। तो दोस्तों कृषि या पशु उत्पादों को तुरंत खाने की स्थिति में लाया जाता है, रेडी टू ईट। जैसे आटे से दोस्तों बिस्किट व ब्रेड, नूडल्स वगैरह बना देते हैं, आप सीधा इन्हें कंज्यूम कर सकते हैं, सीधा इन्हें खा सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से 3 हमने स्टेप देख लिए। आप यहां पर इमेजेस के माध्यम से भी देख सकते हैं, प्राथमिक प्रसंस्करण, द्वितीयक प्रसंस्करण और फिर यहां पर ये तृतीयक प्रसंस्करण। उम्मीद है इतनी चीजें आपको एकदम स्पष्ट होंगी। अब दोस्तों विस्तार से हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं इन्हीं बिंदुओं की। हालांकि सारी चीजें हमने कर ली हैं डिस्कशन में शामिल, आपको रिपीटेशन लगेगा, फिर भी जल्दी जल्दी हम देख लेते हैं। प्राथमिक प्रसंस्करण में वही चीज लिखी हुई है, भौतिक स्वरूप में परिवर्तन किए बिना गुणवत्ता में सुधार कर लेते हैं। सफाई, ग्रेडिंग, कटनी, छटनी इसमें आ जाती है, जैसे गेहूं को कटाई के बाद बाजार में बेच देते हैं। तो ये हो गया प्राथमिक प्रसंस्करण। ठीक है, फिर द्वितीयक में वही चीज मानव श्रम, मशीन पूंजी के द्वारा भौतिक स्वरूप में परिवर्तन कर देते हैं। रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा कच्चे पदार्थ को उपयोग के लायक हम बना लेते हैं। अभी खाने लायक नहीं बना दोस्तों, आटे को आप सीधा नहीं निगल जाएंगे, है ना। तो इसको उपयोग के लायक बना देते हैं कि इसका उपयोग हम अलग अलग चीजों को, अलग अलग खाद्य पदार्थों को बनाने में कर सकते हैं, जैसे बिस्किट, रोटी, पूरी, ब्रेड, अलग अलग चीजों को बना सकते हैं। ठीक, इस प्रकार से समझे, जैसे गेहूं से आटा बना दिया।
ठीक, अब जब आटा बन गया तो इसका उपयोग आप फिर पूरी बना लें, रोटी बना लें, बिस्किट बना लें, ब्रेड बना लें, अलग अलग चीज़ों में कर सकते हैं। ठीक, आटा नूडल्स बना लें। ठीक, फिर दोस्तों जब ये सब चीज़ें बन जाएंगी, मैगी, आटा नूडल्स, ब्रेड, बिस्किट, पूरी, रोटी जो भी है, तो फिर दोस्तों ये तृतीयक रूप से प्रसंस्कृत उत्पाद कहलाएंगे, इसे आप डायरेक्ट खा सकते हैं। तो वही चीज़ लिखी हुई है कि कृषि या पशु उत्पादों को तुरंत खाने की स्थिति में, रेडी टू ईट की स्थिति में लाना। जैसे आटे से मैंने आपसे कहा था बिस्किट, ब्रेड, नूडल्स, आटा नूडल्स, कुछ भी बना लेना, वो फिर तृतीयक प्रसंस्करण हो गया, है ना। यही सारी चीज़ों की चर्चा हम कर चुके हैं। फिर दोस्तों महत्व की बात करें तो खाद्य पदार्थों की उत्तरजीविता को बढ़ाने के लिए दोस्तों दूध, मांस, समुद्री खाद्य पदार्थों में से हानिकारक कीटाणुओं को समाप्त कर उसमें अनेक अन्य पोषक तत्व मिलाकर खाने योग्य बना देते हैं। जैसे पास्चुराइजेशन कहते हैं, पास्चुरीकरण कहते हैं, आपने सुना होगा, सुना है तो जानते भी होंगे। यदि जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में बता दें। दोस्तों अतिरिक्त लाभ सुनिश्चित हो जाता है किसानों को, नई आर्थिक क्रियाओं को बढ़ावा मिलता है। जब इतने सारे लोग इसमें लगे रहेंगे, मानव श्रम लगा रहेगा, तो नए रोजगार के अवसर सृजित हो जाते हैं। इससे खाद्य सुरक्षा भी सुनिश्चित होती है दोस्तों, इनका ड्यूरेशन बढ़ जाता है, ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है। टमाटर 10 दिन चल रहा था भाई, केचप तो 6 महीने चल रहा है, या कोई भी चीज़, ठीक है, रासायनिक प्रक्रियाओं के माध्यम से हम उनकी आयु बढ़ा देते हैं, तो खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हो पाती है, पदार्थ जल्दी खराब नहीं होते, पोषण स्तर में सुधार होता है। कोई पोषक तत्व मान लो किसी खाद्य पदार्थ में कम लग रहा है तो प्रसंस्करण के माध्यम से उनको उसमें शामिल कर दिया जाता है। दोस्तों निर्यात आय को बढ़ावा मिलता है, इन प्रोडक्ट को हम विदेशों में भी सेल करते हैं, विदेशी मुद्रा भंडार हमारा बढ़ जाता है। विदेशी मुद्रा भंडार, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या होता है आप ये बताएं। जितना ज़्यादा निर्यात होगा उतनी हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ जाती है। ऐसा कैसे हो जाता है ये बताएं। ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं आपके लिए। अब आप ये बताएं, यदि जो रुपए है उसका मूल्य अंतरराष्ट्रीय स्तर पर डॉलर के मुकाबले यदि बढ़ता है, मैंने क्या कहा, यदि रुपए का मूल्य डॉलर के मुकाबले, जो अभी रेट चल रहा है 80-83 रुपए बराबर $1, यदि डॉलर, या यदि बात करें यदि रुपया मजबूत होता है, रुपये मजबूत होता है मतलब जैसे आज 83 रुपये में $1 आ रहा है, रुपये मजबूत कब होगा, जब 80 रुपये में, 75 रुपये में, 70 रुपये में $1 हो जाएगा प्राइस, 50 रुपये में $1, तो ये कंडीशन कहलाएगी रुपये मजबूत हो रहा है, रुपये की वैल्यू बढ़ रही है। पहले $1 83 के बराबर था, आज $1 70 रुपये के बराबर है, 50 रुपये के बराबर है। इसका मतलब क्या है कि रुपए की स्थिति या रुपए की वैल्यू बढ़ रही है। यदि रुपए की वैल्यू घट रही है या रुपए का मूल्य कम हो रहा है तो क्या होगा, आज 83 है, कल 100 रुपये में $1 हो गया। तो आपके लिए प्रश्न यह है कि जब रुपए की वैल्यू अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में बढ़ती है तो हमारे देश में आयात या निर्यात में से क्या घटेगा, क्या बढ़ेगा, या स्थिर रहेंगे, या फिर जब वैल्यू घटती है तो क्या बढ़ेगा, क्या घटेगा, या क्या स्थिर रहेगा। जो भी आपका आंसर है कमेंट सेक्शन में कारण सहित इसका जवाब मुझे जरूर दें। ठीक, फिर बात करते हैं समाचार के पन्नों से। समाचार के पन्नों में दोस्तों फूड सेफ्टी इंडेक्स 21-22 के बारे में जिक्र है। तो गोवा ने पहला स्थान प्राप्त कर लिया। दोस्तों सागर मिशन के द्वारा भारत से फूड आइटम और कोविड संबंधित दवाइयों को मालदीव और मॉरिशस भेजा गया था। सागर मिशन आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित उद्योगों की। दोस्तों तो कॉमन सेंस वाली चीजें हो गई, आप खुद से ही इनका अनुमान लगा सकते हैं। जैसे डेयरी उद्योग में कच्चा पदार्थ दूध होता है, प्राथमिक प्रसंस्करण में दोस्तों क्या होगा, ग्रेडिंग होगी, प्रशीतलन होगा, ठंडा किया जाएगा। द्वितीयक में मक्खन क्रीम आ जाएगी। तृतीयक में दोस्तों मक्खन से, क्रीम से घी, पनीर, फिर आइसक्रीम बन जाती है, ठीक है। इसी प्रकार से बेकरी में दोस्तों गेहूं, चावल, चना, मक्का। प्राथमिक में तो वही सफाई, कटाई, छटाई, ग्रेडिंग होगी। द्वितीयक में इनको आटे मैदे में पीस कर तब्दील कर दिया जाएगा। फिर तृतीयक में बिस्किट, ब्रेड, कुकीज। यहाँ से व्यवहारिक प्रश्न बन सकते हैं कि आटा मैदा कौन सा स्टेप है, या ब्रेड कौन से स्टेप में आएगा, या किस उद्योग का कच्चा माल, या फिर पर्टिकुलर ब्रेड, या ऐसा पूछ लेंगे कि बेकरी उद्योग से संबंधित है, किससे संबंधित है। तो तमाम प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसका आपको ध्यान रखना है। मांस पोल्ट्री की बात करें तो मुर्गी, अंडे,
कच्चे पदार्थ हो गए, कटाई छटाई प्राथमिक, स्लाइस फ्राई प्रशीतन या फ्रीजिंग जिसे कहते हैं वो द्वितीयक हो गया, खाने योग्य बनाना तृतीयक हो गया। पापड़ चिप्स में दोस्तों आलू केला चना वो इस सफाई छटाई होगी, फिर स्लाइस फ्राई पैकेजिंग होगी, फिर खाने योग्य बन जाएंगे। आपने लेस का नाम सुना होगा, जैम दोस्तों किसान जैम सुना होगा, अचार उद्योग, यहाँ पर कच्चा पदार्थ क्या हो गया, आम नींबू आंवला आदि आदि। प्राथमिक में सफाई छटाई ग्रेडिंग, द्वितीयक में स्लाइस पैकेजिंग लेवलिंग हो जाएगी, फिर जैम अचार और एक खाने लायक चीज़ें मुरब्बा वगैरह आपके सामने प्रस्तुत हो जाएगा। फिर समुद्री उत्पाद में मछली शैवाल वही सब चीज़ें होनी है दोस्तों, कटाई छटाई ग्रेडिंग, फिर फ्राई प्रशीतलन होना है, फिर सीधे खाने योग्य बनना है। पेय में दोस्तों काफ़ी भी चाय पत्ती सफाई छटाई ग्रेडिंग हो जाएगी, क्रीम पाउडर बन जाएगा, पैकेज हो जाएगी, लेवल लग जाएगा, फिर सीधे खाने योग्य हो जाएंगे। चाय बैग, कॉफ़ी बैग, टी बैग बोलते हैं ना, ग्रीन टी लिप्टन ग्रीन टी आपने सुना होगा। यदि आप चीज़ों को कनेक्ट कर पा रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में अपना एंगेजमेंट ज़रूर बताएं। कमेंट सेक्शन में आजकल आप लोग का एंगेजमेंट बिल्कुल नहीं होता, जिससे मुझे निराशा हाथ लगती है ना। इससे फिर हमारी एफिशिएंसी आपको समझाने की पढ़ाने की कम हो जाती है। तो मैं निराश ना हो पाऊँ इस बात की जिम्मेदारी भी आपकी ही रहती है। तो इस बात को समझते हुए अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर लें भाई साहब, ठीक है। फिर शराब उद्योग की बात करें तो अंगूर आलू संतरा सफाई छटाई ग्रेडिंग हो जानी है, फिर किड़वन दोस्तों पैकेजिंग लेवलिंग, ठीक है। फिर सीधे पीने योग्य बन जाएगी, आप बढ़िया पियेंगे फिर बैठ के, जो नहीं करना चाहिए, ठीक है। फिर तेल उत्पाद की बात करें तो मूंगफली सरसों और सोयाबीन, इसमें भी दोस्तों वही सेम चीज़ है। प्राथमिक स्टेट में तो यही होता है ना, सफाई छटाई ग्रेडिंग हो जाएगी। दूसरे में खली ऑयल के कच्ची घानी तेल बन जाएगा, और तीसरे में सीधा सरसों मूंगफली सोयाबीन सूरजमुखी का तेल सीधा आप उपयोग करने लग जाओगे, पूरी सब्जियां बनाने लग जाओगे। इस प्रकार से चीज़ों को समझना है। अब बात करते हैं अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम आवश्यकताओं की, पूर्ववर्ती अग्रवर्ती आवश्यकताओं की। सबसे पहले आपको इन शब्दों का अर्थ समझना पड़ेगा, ठीक है, जिसको हम आगे चर्चा में शामिल करेंगे। सबसे पहले देखें कि अप स्ट्रीम व डाउन स्ट्रीम शब्दों का उपयोग लघु उद्योग व खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में किया जाता है। यदि बात करें पूर्ववर्ती आवश्यकताओं की तो यहाँ ध्यान दें दोस्तों पूर्ववर्ती शब्द पर। दोस्तों उद्योग स्थापित करने के पहले या तुरंत बाद की आवश्यकताएं होती हैं, इनमें वे सभी आवश्यकताएं शामिल होती हैं जो अंतिम उत्पाद के पहले आवश्यक हो, जैसे कच्चा माल, वित्त, परिवहन, बिजली व जल आदि। ये हो गई पूर्ववर्ती आवश्यकताएं। ऐसी आवश्यकताएं जो अंतिम उत्पाद के पहले, जैसे हमने टमाटर से क्या केचप बनाया था, किसान केचप, ठीक। तो ये हो गया हमारा अंतिम उत्पाद। तो इसके पहले की जितनी भी आवश्यकताएं होंगी, जैसे कि टमाटर को खोजना, उसके लिए पैसे इकट्ठे करना, मशीनें, और इन टमाटरों को आपके उद्योग तक लाना, तो जो ये आवश्यकताएं थी ये हो गई पूर्ववर्ती आवश्यकताएं। इन सब की सहायता से बन गया हमारा अंतिम उत्पाद। अब हमारी जो अग्रवर्ती आवश्यकताएं होंगी, कौन सी अग्रवर्ती आवश्यकताएं जो हमारी होंगी वे कौन सी होंगी, इस अंतिम उत्पाद से लेकर जो कंज्यूमर है, जो उपभोक्ता है, उस तक इस उत्पाद को पहुंचाने में जो जो चीज़ों की जरूरत होती है वो कहलाती हैं अग्रवर्ती आवश्यकताएं। जैसे अब आपका उत्पाद बन गया, इसको आप सुरक्षित रखोगे तो आपके लिए भंडार गृह चाहिए पड़ेगा, जैसे हम कोल्ड स्टोरेज कहते हैं, ठीक है। फिर आपके लिए इसका एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा, ठीक है, आपके लिए मार्केटिंग करनी पड़ेगी, तब तो लोग इसको खरीदेंगे। आपके लिए होलसेलर से बात करनी पड़ेगी, डीलरशिप, और फिर तमाम सारी चीज़ें जो आपको उपभोक्ता तक पहुंचाएंगी, और अंततः आप उपभोक्ता तक पहुंचोगे। तो दोस्तों अंतिम उत्पाद से लेकर उपभोक्ता तक की जो आवश्यकताएं हैं वो कहलाएंगी अग्रवर्ती आवश्यकताएं। और दोस्तों ध्यान रखना है, जो पॉइंट यहाँ लिखे हैं ना जैसे करके, इनसे भी ज़्यादा पूर्ववर्ती और इनसे भी ज़्यादा अग्रवर्ती आवश्यकताएं हो सकती हैं किसी भी उद्योग की, तो इन्हें आप अंतिम ना माने। यहाँ पर तो आपको समझाने के उद्देश्य से यहाँ पर लिखा हुआ है, आपके मन में डाउट आ सकते हैं सर ये भी तो अग्रवर्ती हो सकती है या ये भी तो पूर्ववर्ती हो सकती है। बस कॉन्सेप्ट क्या याद रखना है, अंतिम उत्पाद के पहले की जो होगी वो होंगी दोस्तों पूर्ववर्ती, और जो बाद की होंगी वो होंगी दोस्तों अग्रवर्ती। इतनी चीज़ों को ध्यान रख लेंगे ना तो फिर आप इस चीज़ को नहीं भूलेंगे, ठीक है, और ना ही इससे आया हुआ प्रश्न आप गलत करेंगे। फिर दोस्तों खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में निम्न पूर्ववर्ती और अग्रवर्ती आवश्यकताएं होती हैं। अब पूर्ववर्ती दोस्तों यहाँ बहुत सारी लिख दी, जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल के रूप में मैंने कहा था और भी हो सकती है, तो यहाँ देख सकते हैं आप, कच्चा माल, संचार, अनुसंधान,
आधुनिक निष्कर्षण टेक्निक, जल बिजली, श्रमिक परिवहन, वित्त, ऋण आदि आदि, ये सब क्या हो सकती है, ये सब हो सकते हैं पूर्ववर्ती। फिर अग्रवर्ती दोस्तों कुशल श्रमिक, विज्ञापन, कोल्ड स्टोरेज, उपभोक्ता व क्रय शक्ति, प्रबंधन व विपणन, वितरक, विक्रेता, पैकेजिंग, परिवहन, ये सभी क्या हो गई आपकी अग्रवर्ती आवश्यकताएं हो गई अंतिम उत्पाद के बनने के बाद की। बीच में क्या शामिल है, अंतिम उत्पाद, इसके पहले पूर्ववर्ती, बाद में अग्रवर्ती। इतना ध्यान रख लेंगे तो बढ़िया आपका काम चल जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं ये अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम कितने बढ़िया तरीके से आपको समझाया गया है। यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग हो गई और फिर डाउन स्ट्रीम चालू हो गया, ठीक है। इसके पहले की क्या थी, सारी अप स्ट्रीम थी, पूर्ववर्ती थी, ठीक। अब बात करते हैं खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित संगठन एवं विभागों की। शुरुआत हमें करनी है FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, कृषि एवं खाद्य संगठन, खाद्य एवं कृषि संगठन, आप ऐसा पढ़ें, ठीक है। आपको यहाँ पर कब स्थापना हुई, कहाँ मुख्यालय है, और यदि भारत में क्षेत्रीय कार्यालय है तो वो कहाँ है, इन सब चीजों को ध्यान रखना है। तो FAO की स्थापना हुई थी दोस्तों 16 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। मुख्यालय है रोम, इटली में। और भारत में क्षेत्रीय मुख्यालय या कार्यालय की बात करें तो नई दिल्ली में है दोस्तों, जो 1945 से ही कार्यरत है। इतना ध्यान रखना है FAO के बारे में। रोम, इटली में इसका मुख्यालय है। फिर फसाई अर्थात फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, हिंदी में दोस्तों भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण। काफी सारे लोग इसे इंग्लिश में ही जानते हैं। हर उत्पाद पर इसका एक नंबर लिखा होता है। यदि आपने अभी तक उस पर गौर नहीं किया, नोटिस नहीं किया, तो आज आप किसी भी प्रोडक्ट को उठा के देखें जो खाद्य उत्पाद है, उस पर आपको ये चीज देखने को जरूर मिल जाएगी। यदि नहीं मिल रही है तो फिर उस उत्पाद को यदि आप यूज करते हैं तो फिर चिंताजनक स्थिति है। इसे आप जरूर देख लें एक बार, है ना। तो चलिए बात करते हैं। इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 2008 में और यह दोस्तों स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन कार्यरत है। ध्यान रखना है, खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय मत कर देना। आपको ध्यान रखना है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत फसाई काम करता है। उद्देश्य क्या है, खाद्य वस्तुओं की शुद्धता की जांच करना। मुख्यालय कहां पर है, नई दिल्ली में है। अन्य क्षेत्रीय कार्यालयों की बात करें तो मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता, लखनऊ, चंडीगढ़, गुवाहाटी और कोच्चि, यहां पर इनके मुख्यालय हैं। वर्तमान अध्यक्ष राजेश भूषण, यदि बदले नहीं होंगे तो, ठीक। फिर बात करते हैं, आप इनको एक बार चेक जरूर करें। जो अध्यक्ष के नाम अपने वीडियो में हम ले रहे हैं, आप इनको चेक जरूर करें। हो सकता है परिवर्तित भी हो गए हो, और फिलहाल हमारा ये लेटेस्ट एडिशन है तो यहाँ पर ज़्यादा संभावना नहीं बनती, लेकिन जिम्मेदारी बनती है। यदि आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जिम्मेदारी बनती है कि एक बार क्रॉस चेक जरूर करें। बहुत ही आसान से प्रश्न आपसे यदि गलत होते हैं तो बहुत निराशाजनक स्थिति होती है एग्जाम के बाद, ठीक। तो इन चीज़ों का आप जरूर ध्यान रखें। फिर बात करते हैं कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन CAC की। स्थापना 1963। यह दोस्तों संयुक्त खाद्य मानक कार्यक्रम के ढांचे के अंतर्गत स्थापित एक अंतर सरकारी निकाय है। दोस्तों खाद्य एवं कृषि संगठन और विश्व स्वास्थ्य संगठन के संयुक्त खाद्य मानक कार्यक्रम को लागू करने के लिए स्थापना की गई थी। याद रखना है FAO और WHO, इन दोनों का एक संयुक्त कार्यक्रम था। कौन सा, संयुक्त खाद्य मानक कार्यक्रम। इसको लागू करने के लिए किसकी स्थापना की गई थी, CAC की, कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन की स्थापना की गई थी। कब की गई थी, वर्ष 1963 में की गई थी। इतनी बातों को आप ध्यान रख लेंगे तो आपका काम चल जाएगा। फिर बात करते हैं अपीडा की, एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। क्या फुल फॉर्म भी आप ध्यान रखें, एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। स्थापना हुई थी 13 फरवरी 1986 को।
1986 सबसे पहले ध्यान रखें, फिर 13 फरवरी हो जाए तो उसे भी ध्यान रख लें। दोस्तों CAC भी आपको 1963 ध्यान रख लेना है। उद्देश्य क्या था? कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना, जैसे लागत, मार्केटिंग, रिसर्च और डेवलपमेंट, खाद्य पदार्थों की सुरक्षा रखना, ये दोस्तों अपेडा के उद्देश्य थे। इसको आपको ध्यान रख लेना है। फिर हम आते हैं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय पर। हमने देखा स्थापना हुई थी 1988 में। 1999 में इसे लाए थे कृषि मंत्रालय के अधीन, लेकिन 2001 में पुनः स्वतंत्र मंत्रालय का दर्जा दिया था। वर्तमान में कैबिनेट मंत्री कौन है भैया इसके? नरेंद्र सिंह तोमर है, यह ध्यान रख लें। फिर मध्य प्रदेश में खाद्य मंत्रालय। दोस्तों मध्य प्रदेश में कृषि विभाग से अलग एक उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की स्थापना हुई थी 22 दिसंबर 2005 को। ठीक है। वर्तमान में श्री भरत सिंह कुशवाहा खाद्य प्रसंस्करण विभाग के स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री हैं। और आपको एक बात और ध्यान रखनी है, अब इलेक्शन हो चुके हैं, नया मंत्रालय गठित हो रहा है, उसके आधार पर चीजें आप ध्यान रखें। फिर खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित योजना एवं प्रयास की बात करें तो मेगा फूड पार्क स्कीम को तो आप भूल ही नहीं सकते, भूलेंगे तो पाप है आपके लिए। इस बात को ध्यान रखें। कब शुरू हुई थी भाई? 2008 में शुरू की गई थी। और दोस्तों क्यों? खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए इस योजना के तहत दोस्तों भारत में 42 मेगा फूड पार्क को मंजूरी प्रदान की गई है, किंतु वर्तमान में संचालित मेगा फूड पार्क की संख्या 23 है। आप देख रहे हैं तरक्की का पैमाना। 42 में से 23 ही संचालित हैं और वर्ष 2008 में इस योजना को शुरू किया गया था। फिर दोस्तों यूनाइटेड बाय फूड अभियान। ध्यान रखें, भारत के 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर यूनाइटेड बाय फूड नामक एक मासिक जागरूकता अभियान शुरू किया। क्या है दोस्तों यूनाइटेड बाय फूड अभियान? यह मासिक जागरूकता अभियान है दोस्तों। इसमें देश के विभिन्न हिस्सों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रसिद्ध व्यंजनों और प्रसंस्करण खाद्य पदार्थों के बारे में बताया गया है। फिर बात करते हैं समाचार के पन्नों से। गुजरात में दोस्तों कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण सम्मेलन 14 से 16 दिसंबर 21 के मध्य आनंद कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित किया गया। आपको लेटेस्ट भी ध्यान रखना है, इस चीज को आप ना भूलें। फिर प्रोसेस्ड यानी पौष्टिक अभियान। दोस्तों सितंबर 2020 में खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय ने महिला और बाल कल्याण मंत्रालय के साथ मिलकर, किसने? खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय और महिला और बाल कल्याण मंत्रालय दोनों ने मिलकर पोषण माह अभियान, प्रोसेस्ड यानी पौष्टिक नामक अभियान की शुरुआत की थी। किसने? खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय प्लस महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, इन दोनों ने प्रोसेस्ड यानी पौष्टिक नामक अभियान की शुरुआत की थी। इसको आपको ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं ऑपरेशन ग्रीन स्कीम की। इस योजना के तहत 41 बागबानी फसलों के परिवहन और भंडारण की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। ऑपरेशन ग्रीन स्कीम क्या होता है? 41 बागबानी फसलों, इनके लिए परिवहन भंडारण की सुविधा। इसमें से दोस्तों 21 फल हैं और 20 सब्जी वाली फसलें हैं। फिर दोस्तों प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना PMKSY, दोस्तों केंद्र सरकार द्वारा अगस्त 2017 में इस योजना को मंजूरी दी गई। इसमें कई योजनाएं जैसे मेगा फूड पार्क, इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन और फॉरवर्ड लिंकेज के निर्माण और खाद्य प्रसंस्करण के निर्माण और उनके विस्तार को लेकर चल रही योजनाएं शामिल हैं। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना ध्यान रखें अगस्त 2017। ठीक है, इसमें बहुत सारी योजनाएं शामिल हैं जैसे इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन, फॉरवर्ड लिंकेज, मेगा फूड पार्क, तमाम योजनाएं शामिल हैं इसके अंतर्गत। इसे आपको ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं एस्पायर योजना की। शुरुआत हुई थी 2015 में। हमने एक और देखा प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, इसकी शुरुआत 17 में, एस्पायर की 15 में। ठीक है, फिर बात करते हैं इसकी शुरुआत 15 में हुई, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम मंत्रालय द्वारा की गई। इसका उद्देश्य क्या था? कृषि आधारित उद्योगों जैसे डेयरी, खाद्य
प्रसंस्करण पशु आहार को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना। ठीक है, उम्मीद है यहां तक चीजें क्लियर होंगी आपके लिए। अब चर्चा करनी है मध्य प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण के संदर्भ में। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण। दोस्तों, मध्य प्रदेश में कृषि विभाग से अलग कर उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की स्थापना हुई थी 22 दिसंबर 2005 को। वर्तमान में श्री भरत सिंह कुशवाहा खाद्य प्रसंस्करण विभाग के मंत्री स्वतंत्र प्रभार है। दोस्तों, इनको आप चेक करें मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में, तो नया मंत्रिमंडल गठित होना है तो ये परिवर्तित हो जाने हैं। फिर दोस्तों, वर्तमान में सुश्री निधि निवेदिता खाद्य प्रसंस्करण विभाग की संचालक हैं। इनके नाम आप ध्यान रखें और वर्तमान के हिसाब से चेक भी करें। सुश्री निधि निवेदिता वर्तमान में खाद्य प्रसंस्करण विभाग की संचालक हैं। और मध्य प्रदेश में फूड पार्कों की बात करें, नाम जरूर ध्यान रखने हैं। सबसे पहले मेगा फूड पार्क दोस्तों तो 2 हैं और 1 प्रस्तावित है। 2 कौन कौन से हैं? इंडस, ये खरगोन में है, और अवंतिका देवास में है। इंडस कहाँ है? खरगोन। अवंतिका कहाँ है? देवास। और जग्गाखेड़ी फूड पार्क मंदसौर में प्रस्तावित है। ठीक है, फिर बात करते हैं फूड पार्क की। तो दोस्तों, मेगा फूड पार्क कुल 3 हो जाएंगे और फूड पार्कों की संख्या यहाँ पर 5 है। एक बबई होशंगाबाद, बोरेगांव छिंदवाड़ा, मनेरी मंडला, मालनपुर भिंड और बरौदी शिवपुरी। बबई होशंगाबाद, बोरेगांव छिंदवाड़ा, मनेरी मंडला, मालनपुर भिंड और बारौदी शिवपुरी। दोस्तों, इसके अलावा यदि नए निर्मित हुए हैं फूड पार्क तो करंट अफेयर वाले सेशन में हमने जरूर कवर किए होंगे। आप हमारे उस 9.5 घंटे के महामैराथन वीडियो को जरूर देखें। आपके लिए प्रीलिम्स एग्जाम में लाभकारी साबित होगा, वरदान साबित होगा करंट अफेयर के लिए। इस वीडियो को जरूर देखें। इसमें हमने कंप्लीट करंट अफेयर एमपी के लेवल का हो, फिर चाहे वह इंडिया के लेवल का हो, स्पोर्ट्स करंट अफेयर हो, इंटरनेशनल हो, सारा कुछ कवर किया है। इतने सारे फैक्ट्स हमने उसमें एक साथ कवर किए हैं कि आपको कहीं से भी कोई और अपेक्षाएं जानने की नहीं रह जाएंगी। आपकी और ज़्यादा करंट अफेयर पढ़ने की इच्छा मेरे हिसाब से समाप्त हो जाएगी। इतने सारे फैक्ट्स को हमने एक साथ कवर किया है, और जब आप एक बार में सारा करंट अफेयर कवर करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, जो कि 17 दिसंबर को होने वाला है। और आप सभी विद्यार्थियों तक शेयर करें जो 17 दिसंबर को प्रीलिम्स 23 देने वाले हैं, ताकि उनको भी हमारे उस वीडियो का लाभ हो सके। अब दोस्तों, फिर मैप में भी वही चीज़ें देख लेते हैं हम। मालनपुर भिंड में है, बारौदी शिवपुरी में है, जग्गाखेड़ी दोस्तों मंदसौर में है, अवंती फूड पार्क देवास में है, इंडस खरगोन में है, बबई होशंगाबाद में, बोरेगांव छिंदवाड़ा, मनेरी मंडला। इनकी चर्चा तो वैसे भी हम कर चुके थे। अब भारत के प्रमुख मेगा फूड पार्क, तो दोस्तों यहाँ पर फिर अब आपके ऊपर है कि आप इन्हें ध्यान रखना चाहते हैं या नहीं। ठीक है, ये उतने महत्वपूर्ण नहीं है, इनसे ऐसा सीधा प्रश्न नहीं आएगा, और फिर भी एमपीपीएससी पूछ ले तो इस बात की गारंटी नहीं होती। तो बाकी चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करते हुए यदि ये याद हो जाए तो ठीक है, अदरवाइज कोई बात नहीं। इस प्रकार से आप इनको 1-2 बार रीड कर लें, इनका ज़्यादा हेडेक ना पालें कि मुझे तो याद ही नहीं हुए, 23 में से 3 याद है, 20 की तो नैया डगमग है। इस प्रकार से ना सोचें, है ना। यहाँ से बीच में से कहीं से भी प्रश्न पूछ लिया तो किसी भी बच्चे पर नहीं बनने वाला। तो ऐसी मतलब किसी भी अधिकतर लोग गलत करेंगे, धोखे से भले टिक हो जाए। इतनी सारी चीज़ें दोस्तों व्यवहारिक रूप से याद करना संभव ही नहीं है। तो उन चीज़ों का हम टेंशन क्यों लें जो ज़्यादा फर्क एग्जाम में लाने वाली है नहीं। यदि इन चीज़ों का भी टेंशन लेंगे तो फिर आप ऑटोमेटिकली कंपटीशन में पीछे हो जाते हैं। तो बिना टेंशन के, निश्चिंतता के साथ, पूरी उन्मुखता के साथ अपनी तैयारी को जारी रखें और लगातार आगे बढ़ते रहें। हम बात कर लेते हैं, क्योंकि हमारा तो कर्तव्य है कि सारी चीज़ें साथ में हम सब बैठ के कवर करें। तो 23 मेगा फूड पार्क की हम बात करते हैं। ध्यान रख पाए तो बढ़िया है, बाकी इनका लोड आपको नहीं लेना। जैसे पतंजलि फूड एंड हर्बल पार्क है, तो हरिद्वार उत्तराखंड में है, इसको इसलिए याद कर लें कि बड़ा पॉपुलर सा नाम है। फिर हिमालयन मेगा फूड पार्क इसलिए याद कर लें कि ये उत्तराखंड में है, नहीं तो हिमालयन समझ के हिमाचल प्रदेश मार दें तो वैसे भी याद हो जाएंगे। दोस्तों, अजीब सा नाम पैथन है, तो ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। सतारा भी दोस्तों सतारा महाराष्ट्र में, तो कॉमन सेंस वाली बात है, ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। दोस्तों, MITS मेगा फूड पार्क। अब MITS तो MP में कॉलेज है दोस्तों, ग्वालियर में इंजीनियरिंग का।
तो आपको फिर वैसे याद हो जाएगा कि भाई रायगढ़ उड़ीसा में MITS फूड पार्क है, हमारे यहाँ पर इंजीनियरिंग का कॉलेज है। तो ऐसे कुछ आप याद कर लें कि आज ये नाम दिख रहा है इंटरनेशनल मेगा फूड पार्क, ये कहाँ पर है, फजीलका में है। तो ऐसे कुछ याद कर ले, बाकी हम सिर्फ रीड कर लेंगे, ठीक है, वो भी यदि हो जाए तो, बाकी हेडेक नहीं लेना। जैसे कि श्रीनी मेगा फूड पार्क चित्तूर आंध्र प्रदेश, गोदावरी मेगा एक्वा पार्क पश्चिमी गोदावरी आंध्र प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट मेगा फूड पार्क नलवाड़ी असम। दोस्तों नाम देख के आप टिक कर देंगे कहाँ पर है ना, ऑप्शन देख के। इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क रायपुर में है। अब इंडस दोस्तों मध्य प्रदेश में ही पढ़ा हमने एक, कहाँ पर है, खरगोन में, यहाँ आप देख सकते हैं, ठीक, इंडस खरगोन। अब इंडस बेस्ट है कहाँ पर, रायपुर में है। तो गुजरात एग्रो दोस्तों सूरत गुजरात में ही होगा। क्रेमिका कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में है। इंटीग्रेटेड तुमकुर कर्नाटक में है। केरल औद्योगिक निगम फूड पार्क पलक्कड़ में है। इंडस मेगा खरगोन मध्य प्रदेश देख लिया। अवंती मेगा देवास मध्य प्रदेश में है। ये पैथन सतारा हमने देख लिए। फिर जोरम मेगा फूड पार्क मिजोरम में है। दोस्तों नाम से ही समझ आ रहा है, वैसे भी टेंशन नहीं लेना था, ऑटोमेटिक याद हो रहे हैं दोस्तों ये तो। सुखजीत मेगा फूड पार्क, सुखजीत नाम देख के आपको पंजाब जैसा लग जाएगा, कपूरथला पंजाब में है, ठीक है। फिर ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क अजमेर में है। फिर स्मार्ट एग्रो मेगा फूड पार्क निजामाबाद तेलंगाना में है। त्रिपुरा मेगा पश्चिमी त्रिपुरा में है। ये दो हमने देख ली, हिमालयन उत्तराखंड, पतंजलि उत्तराखंड। फिर जंगीपुर बंगाल मेगा फूड पार्क मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल में है। फिर HSIIDC बरही मेगा फूड पार्क हरियाणा में, खतरनाक सा नाम है, हरियाणा में है, ठीक है भाई, पहलवानी टाइप का नाम, लंबा सा नाम है, हरियाणा आपको वैसे ही याद हो जाना है, तो चिंता आपको नहीं करनी है। कंफ्यूजिंग पॉइंट लिखा हुआ है दोस्तों, तो इनको देख लें आप जरा। 2009 में हुआ क्या था, केंद्र सरकार ने एक साथ 3 मेगा फूड पार्क बढ़ाने की घोषणा कर दी थी, जिसमें से पतंजलि मेगा फूड पार्क हरिद्वार का आप भी देख लिया, श्रीनी मेगा फूड पार्क चित्तूर आंध्र प्रदेश, और नॉर्थ ईस्ट मेगा फूड पार्क दोस्तों असम से ज़्यादा नॉर्थ ईस्ट क्या होगा दोस्तों, लवाड़ी असम में, ठीक है। हालांकि उसके बाद भी आपके लिए मणिपुर वगैरह दिखते हैं, आप कहते हैं कि सर नहीं उसके और ईस्ट में जाएंगे तो और भी तो है, तो मैं तो ऐसे ही आपको याद दिलाने के हिसाब से कि असम से ज़्यादा नॉर्थ में क्या होगा, ताकि आपको याद रह जाए, इसलिए मैंने आपसे ऐसा बोल दिया, ठीक है। तो उम्मीद है इतनी चीज़ें क्लियर होंगी, और ये इंडिया के मैप में आप खुद मेजर कर लें, मैं 2 मिनट के लिए आपके लिए रुक जाता हूँ, ठीक, आप इस मैप को एक बार ध्यान से देख लें। पढ़ देता हूँ और एक काम करता हूँ मैं, ठीक है। इंटरनेशनल MFP मतलब मेगा फूड पार्क पंजाब, क्रेमिका हिमाचल प्रदेश, पतंजलि हरिद्वार, नॉर्थ ईस्ट असम, अवंती देवास, इंडस खरगोन, गोदावरी आंध्र प्रदेश, इंटीग्रेटेड कर्नाटक, स्मार्ट एग्रो तेलंगाना, पैथन औरंगाबाद, गुजरात मेगा सूरत, ग्रीन टेक अजमेर। बस इतने से तो थे ही दोस्तों, ठीक है। अब बात करनी है ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की। तो दोस्तों इनकी चर्चा तो हम करंट अफेयर वाले सेशन में भी कर चुके हैं यार, MP वाले सेशन में भी हमने की थी, लेकिन अब हर साल नए प्रोडक्ट की घोषणा होती है, यहाँ भी हम चर्चा करेंगे। आप लोग घबराएं ना कि सर करंट अफेयर में कर दी लेकिन आपने कहीं और से पढ़ लिया, तो हमें तो चर्चा में आप शामिल ही नहीं कर पाए अपनी, तो यहाँ पर इसकी चर्चा हम कर लेंगे, आप परेशान ना हो, ठीक है। तो चलो बात कर लेते हैं वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की। सबसे पहले 2022 के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे, फिर 2023 के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे। 2022 में दोस्तों इंदौर का उत्पाद है ड्यूरम गेहूं, भोपाल का है जरी जरदोजी और जूट उत्पाद, ग्वालियर के दोस्तों सैंड स्टोन टाइल्स, रीवा का सुंदरजा आम, हल्दी, सुपारी हस्तकला, देवास का दोस्तों आलू, दतिया का गन्ने की फसल, नीमच का दोस्तों धनिया एवं अश्वगंधा फसल, उमरिया से महुआ, रायसेन से टमाटर, कटनी से भी टमाटर। आप इस प्रकार से जो साथ में है उनको एक साथ याद रखें। रायसेन कटनी से टमाटर को चुना, आगर मालवा राजगढ़ से संतरे को चुना, मुरैना से शहद उत्पादन एवं गजक को, सागर से कृषि उपकरण, छिंदवाड़ा से मक्का एवं आलू, विदिशा से कृषि उपकरण, ध्यान रखना है सागर विदिशा से कृषि उपकरण, नर्मदापुरम से रेशम उत्पाद, अशोकनगर से चंदेरी साड़ी, शिवपुरी से बदरवास जैकेट, सिवनी से सुगंधित जीरा शंकर चावल, झाबुआ से झाबुआ की गुड़िया, बालाघाट से बांस एवं कोदो कुटकी, सीहोर से लकड़ी के खिलौने, बैतूल से सागवान वृक्ष,
सिंगरौली से आम, मंडला से कोदो कुटकी, जबलपुर से मटर, धार से बाघ प्रिंट, बुरहानपुर से केले, छतरपुर से वुडन फर्नीचर, नरसिंहपुर से तुअर दाल एवं गुड़, पन्ना से आंवला, बड़वानी से अदरक, अनूपपुर से कोदो कुटकी दोस्तों अनूपपुर, मंडला से भी हमने कोदो कुटकी देखी है, सीधी से दरी एवं कालीन जिसे गलीचा भी कहते हैं, मंदसौर से लहसुन दोस्तों हम यह बात 2022 के परिप्रेक्ष्य में कर रहे हैं, उज्जैन से पोहा, दमोह से चना दाल, भिंड से बाजरा, सतना से फूल कांसा, गुना से धनिया, खरगोन से मिर्च उत्पाद और शाजापुर से प्याज। इसी प्रकार से दोस्तों 2023 के परिप्रेक्ष्य में देखें, आपको 2023 वाले फैक्ट्स को आवश्यक रूप से ध्यान देना है या इन पर ज्यादा ध्यान देना है, इस बात को आप ध्यान रखें, ठीक है। तो दोस्तों 2023 में इंदौर से चुना गया आलू या शुगर फ्री आलू, भोपाल से जरी जरदोजी जूट और पर्स, ग्वालियर से दोस्तों पहले की तरह ही सैंडस्टोन टाइल्स, इसी प्रकार से भोपाल में भी पहले की तरह ही चीजों को चुना। फिर रीवा से सुंदरजा आम, देवास से बांस, दतिया से सरसों। दोस्तों नीमच से चुना है धनिया को, उमरिया से महुआ, रायसेन को ध्यान रखें बासमती चावल, कटनी से दोस्तों स्टोन ही स्वाभाविक सी बात है, और फिर आगर मालवा राजगढ़ से पिछली बार की तरह ही संतरा, मुरैना से सरसों, सागर और विदिशा से दोस्तों पिछली बार की तरह ही कृषि उपकरण, छिंदवाड़ा से संतरा। आप राजगढ़ आगरमालवा के साथ छिंदवाड़ा भी यहां नोट कर लें। फिर दोस्तों नर्मदापुरम से पर्यटन, अशोकनगर से चंदेरी साड़ी, शिवपुरी से बदरवास या कपड़े का जैकेट, सिवनी से सीताफल, ऐसे सा से सा याद रखें, झाबुआ कड़गनाथ मुर्गा, बालाघाट चिन्नौर चावल, हमने देखा बालाघाट चिन्नौर चावल, और रायसेन बासमती चावल, सीहोर लकड़ी के खिलौने, बैतूल सागौन के वृक्ष, सिंगरौली से कोदो कुटकी और मंडला से कोदो कुटकी, इनको एक साथ याद रखें, सिंगरौली मंडला कोदो कुटकी। जबलपुर से दोस्तों मटर को चुना है, धार से बाघ प्रिंट, बुरहानपुर से केला पिछली बार की तरह ही, छतरपुर से वुडन फर्नीचर पिछली बार की तरह, नरसिंहपुर से तुअर दाल, पन्ना से आंवला, बड़वानी से अदरक। ये पिछली बार जैसे ही दोस्तों आपको कनेक्ट करना है तो ऑटोमेटिकली चीजें याद हो जाएंगी। सीधी में पिछली बार भी दरी कालीन गलीचा कॉर्पेट हमने देखा था, तो इस बार ही मंदसौर से लहसुन, उज्जैन से वाटिक प्रिंट। पिछली बार दोस्तों हमने उज्जैन में पोहा देखा था 2022 में, दमोह से चना, भिंड से सरसों, सतना से टमाटर, सतना में पिछली बार दोस्तों हमने कांसा फूल देखा था, गुना से धनिया, खरगोन से मिर्च उत्पाद और शाजापुर से प्याज। इस प्रकार से हमने चर्चा कर ली वन उत्पाद वन डिस्ट्रिक्ट की, ठीक है। अब बात करते हैं भारत में बागानी या बागबानी जिसमें फल एवं सब्जी उत्पादन आता है, में देश की पहचान। तो दोस्तों संतरे में हम जानते हैं महाराष्ट्र मध्य प्रदेश को, आम में उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र गुजरात को, अमरूद में उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश, अनार में महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश, केले में तमिलनाडु एवं महाराष्ट्र। फिर आलू में दोस्तों उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र जाना जाता है, प्याज में महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, मटर में पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश, टमाटर में आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, हरी मिर्च में महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश, धनिया में आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक, लहसुन में मध्य प्रदेश एवं गुजरात, लाल मिर्च में आंध्र प्रदेश एवं महाराष्ट्र, अदरक में असम एवं केरल, हल्दी में तेलंगाना एवं आंध्र प्रदेश। इसी प्रकार से दोस्तों संतरा की बात करें तो मध्य प्रदेश के अंतर्गत अब देखना है, तो संतरे में मध्य प्रदेश के अंतर्गत बैतूल, फिर आगरमालवा, शाजापुर, छिंदवाड़ा जाने जाते हैं। आम में बैतूल, जबलपुर, रीवा, अलियाजपुर, अमरूद में रीवा, खरगोन, सीहोर, कटनी। आप पहला तो ध्यान रखिए न, हो सकता अधिकतम उत्पादन के परिप्रेक्ष्य में लिखा हो। अनार में रतलाम एवं धार, केला दोस्तों बुरहानपुर, बड़वानी, धार एवं खरगोन। फिर आलू दोस्तों इंदौर, छिंदवाड़ा, उज्जैन, सागर, प्याज खंडवा, देवास, इंदौर, उज्जैन। मटर दोस्तों जबलपुर, रतलाम, छिंदवाड़ा, टमाटर शिवपुरी, झाबुआ, सागर, हरी मिर्च खंडवा, टीकमगढ़, खरगोन। इसी प्रकार से धनिया गुना, राजगढ़, मंदसौर, आगर मालवा, नीमच, लहसुन नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन एवं धार, लाल मिर्च खंडवा, टीकमगढ़, खरगोन, अदरक छिंदवाड़ा, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर।
हल्दी, टीकमगढ़, छतरपुर सागर, इतना आपको ध्यान रखना है। अब हम बात कर लेते हैं विशेष तथ्यों की जो आपके एग्जाम के लिहाज से बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, भारत का प्रथम खाद्य सुरक्षा संग्रहालय तमिलनाडु के तंजावर में खोला जाएगा, हम बहुत बार चर्चा कर चुके हैं। फिर दोस्तों, मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के चिन्नौर चावल के लिए जीआई टैग मिला है। इसके अलावा फिर दोस्तों, गुजरात में कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण सम्मेलन 14 से 16 दिसंबर 2021 के मध्य आनंद कृषि भवन में आयोजित हुआ। तो यहाँ पर आप ये बस ध्यान रख लें कि कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण सम्मेलन गुजरात में हुआ था, आनंद कृषि विश्वविद्यालय में। डेट याद ना रखें आप और सन देख लें, 2021 में हुआ। फिर दोस्तों, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण के अंतर्गत 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय हनी बी महोत्सव उत्तराखंड में आयोजित हुआ। कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हनी बी महोत्सव कहाँ हुआ? उत्तराखंड में हुआ। उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित है अंतर्राष्ट्रीय हनी बी महोत्सव। फिर मटर फेस्टिवल 24 से 28 दिसंबर 2021 को जबलपुर में मटर फेस्टिवल आयोजित हुआ। इसका उद्देश्य था मटर की बुआई से लेकर उत्पाद प्रसंस्करण, मार्केट और उपयोगिता को सुनिश्चित करना। अब बात कर लेते हैं दोस्तों हम कुछ और तथ्यों की, जैसे खेसरी दाल। इसका आप ये नाम भी याद रखें, लेथाइरस सेटाइवस लिन। खेसरी दाल को हम कहते हैं साइंटिफिक रूप में लेथाइरस सेटाइवस लिन। डिटेल में जाते हैं तो पता चलता है कि दाम में सस्ती होने की वजह से खेसरी दाल को गरीबों की थाली कहा जाता है, लेकिन इसमें कुछ साइड इफेक्ट भी हैं। उसको देखते हुए हमारे मध्य प्रदेश की सरकार ने इस पर पाबंदी लगा ली। इसमें दोस्तों क्या है, इसके सेवन से न्यूरोलॉजिकल विकार यानी लेथरिज्म नामक रोग होता है, जिससे क्या होता है, शरीर के निचले हिस्से में अपंगता फैलती है। लेथाइरस सेटाइवस लिन खेसरी दाल को कहते हैं। और न्यूरोलॉजिकल विकार यानी लेथरिज्म होता है, और जो हमारा लोअर पार्ट है बॉडी का, वहाँ पर अपंगता आ जाती है। फिर रियावल लहसुन की बात करें दोस्तों, रतलाम जिले में इसका उत्पादन किया जाता है। और मध्य प्रदेश सरकार एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत इस लहसुन का प्रचार कर रही है। दोस्तों, इस योजना का उपयोग प्रचार प्रसार में किया जा रहा है। और दोस्तों, रियावल लहसुन जीआई टैग के लिए प्रस्तावित है। फिर प्रोजेक्ट REHAB मतलब रिहैब, रिड्यूसिंग एलिफेंट ह्यूमन अटैक्स यूजिंग बीस। इसमें क्या हुआ है भाई, एलिफेंट जो मानव बस्तियों पर हमला कर देते हैं उनको रोकना है मधुमक्खी की सहायता से। इसे हाल ही में असम में लॉन्च किया गया। और दोस्तों, प्रोजेक्ट रिहैब क्या है, मधुमक्खी बाड़ा बनाता है। इन बाड़ों में मधुमक्खियां मानव बस्तियों में हाथियों के हमले को विफल करती हैं। वे हाथियों को बिना नुकसान पहुंचाए रोकती हैं। साथ ही यह प्रोजेक्ट शहद उत्पादन को बढ़ावा देता है, जिससे किसान की आय भी बढ़ती है। प्रोजेक्ट रिहैब, इसको आप ध्यान रख लें। फिर दोस्तों, बारी आती है भालिया या भाल गेहूं की। तो दोस्तों, उस गुजरात की भालिया गेहूं को पहली बार केन्या और श्रीलंका निर्यात किया गया। भालिया गेहूं में दोस्तों प्रोटीन की अधिक मात्रा होती है और 2011 में इस गेहूं को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। बात हो रही है भालिया गेहूं की। फिर गरीबों का मित्र आलू। दोस्तों, आलू को गरीबों का मित्र कहा जाता है क्योंकि दाम में सस्ता होता है और इसको बनाने और खाने में ज़्यादा यत्न प्रयत्न नहीं करने पड़ते, सीधा बन जाता है। कुछ लोग आलू को सीधा उबाल के भी खा लेते हैं, कुछ लोग नॉर्मल तेल में फ्राई करके, कुछ लोग दूसरी सब्जियों में लाके, कुछ लोग बहुत सारे मसाले मिला के। तो सबके ऊपर होता है, किसी भी प्रकार से बड़ी आसानी से आलू को बनाया जा सकता है। इसलिए इसे गरीबों का मित्र कह लेते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा ताम झाम के साथ तो बना नहीं सकते। इतनी सुविधाएं, इतनी फैसिलिटीज, इतने संसाधन उनके पास नहीं होते। इसलिए सस्ता होने के कारण और बनाने में ज़्यादा प्रयास नहीं करने के कारण इसे गरीबों का मित्र कहते हैं। और दोस्तों, आलू की फसल देश के लगभग सभी राज्यों में उगाई जाती है। फिर किंग चिली राजा मिर्च, नागालैंड की किंग चिली जिसे राजा मिर्च भी कहते हैं, को पहली बार लंदन निर्यात किया गया। राजा मिर्च को दोस्तों घोस्ट पेपर भी कहा जाता है। 2008 में इसे जीआई टैग प्राप्त हुआ है। घोस्ट पेपर आप ध्यान रखें। ठीक, अब हम आ गए हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर। तो सबसे पहली बात, फसाई की स्थापना कब हुई? आप इंग्लिश में फुल फॉर्म कमेंट में बताएं। तो 2008 में हुई। स्वर्ण जयंती रोजगार योजना की स्थापना 1999। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 12 अप्रैल 2005। विजन 25
खाद्य उत्पादन में वृद्धि से संबंधित है। फिर भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना पंतनगर में हुई थी। गेहूं को कटाई के बाद बाजार में बेचना प्राथमिक संस्करण का उदाहरण है, हमने बहुत विस्तार से चर्चा करी हुई है। फिर भारतीय खाद्य प्रसंस्करण अनुसंधान केंद्र तमिलनाडु में है, 3-4 बार डिस्कशन में शामिल किया। दोस्तों लुई पाश्चर ने अंगूर से शराब संरक्षण का सबसे पहली बार व्यावसायिक प्रयोग किया था। फिर डेयरी उद्योग में कच्चा पदार्थ दूध है, इसकी चर्चा हमने करी थी कि इस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो हर एक एस्पेक्ट में चीजों को क्लियर रखना है। वो फिर से आ गया, पूर्ववर्ती आवश्यकताएं निम्न में से कौन सी नहीं है? तो दोस्तों पैकेजिंग पूर्ववर्ती नहीं है, अंतिम उत्पाद के बाद जो भी होगा वो अग्रवर्ती में शामिल होगा। ठीक है। फिर खाद्य एवं कृषि संगठन का क्षेत्रीय मुख्यालय नई दिल्ली में कब से कार्यरत है? 1945 से ही कार्यरत है। फिर दोस्तों अपेडा की स्थापना कब हुई थी? 13 फरवरी 1986 को हुई थी, ध्यान रख लेना अपेडा 13 फरवरी 1986। फिर दोस्तों मध्य प्रदेश में उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की स्थापना कब हुई थी? 2005 में हुई थी। मेगा फूड पार्क की शुरुआत कब हुई? 2008 से हुई। अवंती मेगा फूड पार्क किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है। पतंजलि मेगा फूड पार्क उत्तराखंड में है। फिर दोस्तों मध्य प्रदेश में मसालों के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो बुरहानपुर। केला अनुसंधान केंद्र बुरहानपुर में प्रस्तावित है। एस्पायर योजना शुरू हुई थी 2015 में। मध्य प्रदेश उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की स्थापना 22 दिसंबर 2005 में। ध्यान रखें इन चीजों को। मध्य प्रदेश उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग का 22 दिसंबर 2005, मेगा फूड पार्क 2008, अपेडा 23 फरवरी 1986। इन सनों को आपको जरूर ध्यान रखना है दोस्तों, एग्जाम में पूछा कंफ्यूज हो गए तो मेहनत खराब हो जाती है, इसलिए बिल्कुल ध्यान रखें इन चीजों के लिए। फिर खाद्य प्रसंस्करण के जनक निकोलस एपर्ट, एफएओ का मुख्यालय रोम में है। मध्य प्रदेश में एकमात्र काफी उत्पादक क्षेत्र कुकड़ू हिल्स बैतूल। ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क अजमेर में है। हिमालयन मेगा फूड पार्क उत्तराखंड में है। इनकी चर्चा तो हमने कर ही ली थी कि अटपट्टे नाम लग रहे हैं, इनको आप ध्यान रखें और आसानी से ध्यान भी रख पाएंगे आप, तो आपने रख लिए होंगे। मालनपुर भिंड में है। बोरेगांव छिंदवाड़ा में है। मसाला पार्क छिंदवाड़ा में है। सर्वाधिक केला उत्पादन किस राज्य में? तमिलनाडु में। प्याज उत्पादक जिला कौन सा है? खंडवा है मध्य प्रदेश में। दोस्तों जो उत्पादन में सबसे ज्यादा सबसे कम कौन है? जब हम पढ़ते हैं तो आपकी ड्यूटी बनती है आप इन्हें सर्च करें नेट पर एक बार कि वर्तमान में कौन है, क्योंकि हम किताब के हिसाब से चीजों को आगे बढ़ाते हैं, तो आपकी नैतिक दायित्व या नैतिक जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं कि क्या वर्तमान में भी यही स्थान है, और यदि ऐसा है तो आप उसे फिर कंटिन्यू कर लें। ठीक है दोस्तों, शराब उद्योग में निम्न में से किसका उपयोग नहीं किया जाता? तो मिर्च का नहीं करते। रेडी टू ईट का संबंध है तृतीयक प्रसंस्करण से, विस्तार से चर्चा की थी। फिर मध्य प्रदेश में आंवला किस जिले को कहा जाता है? आंवला जिला कहते हैं हम पन्ना को। आम जिला कैसे कहते हैं आप कमेंट सेक्शन में बताएं। मध्य प्रदेश में अग्रणी दूध उत्पादक जिला है मुरैना। आमों की मल्लिका किस प्रजाति को? तो नूरजहां को। अल्फांसो आम को भारत में लाने का श्रेय पुर्तगालियों को। इनमें से क्या खाद्य पेय पदार्थ पुर्तगालियों की देन नहीं है? तो दोस्तों चाय पुर्तगालियों ने नहीं दी थी, संतरा, लाल मिर्च, अल्फांसो आम पुर्तगालियों के द्वारा लाए गए थे। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना 2017, सासे संपदा सासे 17, ऐसे याद रखें। ठीक है। हाल ही में भौगोलिक संकेतक स्टोर किस राज्य में स्थापित किया गया? तो दोस्तों गोवा में स्थापित किया गया, इसे भी ध्यान रख लें। फिर दोस्तों भोजन में मोनोसोडियम ग्लूटामेट का उपयोग किया जाता है, क्यों करते हैं? स्वाद बढ़ाने, सुरक्षित रखने, ऑप्शन नंबर डी मोनोसोडियम ग्लूटामेट। फिर फूड सेफ्टी इंडेक्स 2021-22 में भारत के किस राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया? गोवा ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। इस प्रकार से दोस्तों हमने चर्चा कर ली है खाद्य प्रसंस्करण के संबंध में। हम 360 डिग्री चर्चा करी। उम्मीद है आपको हमारी इस वीडियो से बेनिफिट होगा, और यदि ऐसा है तो कमेंट सेक्शन में हमें अवगत जरूर कराएं कि हाँ सर जो प्रयास आप करते हैं उन प्रयासों से आपको बेनिफिट होता है, ताकि मेरे प्रयासों की सार्थकता सिद्ध हो सके। ठीक है। और वो 9.5 घंटे का महामैराथन वीडियो देखना ना भूलें, आपका बहुत बेनिफिट है उसमें। प्रीलिम्स एग्जाम 2023 के लिहाज से बहुत सारे करंट अफेयर के तथ्यों को हमने कवर किया है, उसको देखने के बाद आप सेटिस्फाइड महसूस करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। आपको बहुत बेनिफिट होगा प्रीलिम्स एग्जाम में, और अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक उसे शेयर भी करें, ताकि आपकी ही तरह वे भी हमारी उस महामैराथन वीडियो का लाभ ले पाए। ध्यान रखें, आगे बढ़े, पढ़ते रहें, तब तक ना रुकें जब तक आपको आपका लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। जय हिंद, वंदे मातरम।